दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के जियोपॉलिटिक्स से जुड़े कई सारे इंपोर्टेंट अपडेट्स पर बात करने वाले हैं, तो एक भी अपडेट मिस किए बिना वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल का युद्ध तो अभी चल ही रहा था और अमेरिका भी बीच में इजराइल को सपोर्ट करके आग में घी डालने का काम कर रहा था, जिससे कि ईरान को अमेरिका से भारी खुन्नस हुई और ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। ये हमला ईरान ने इसलिए किया क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। ईरान का कहना था कि उसने जितने मिसाइल दागे हैं उतने ही अमेरिका के ठिकानों पर उसने बम गिराए थे, लेकिन इस हमले से बाकी सारे दूसरे मिडिल ईस्ट के देश डर गए कि खामखा ईरान अमेरिका का गुस्सा हम मिडिल ईस्ट के देशों पर उतारेगा। हालांकि मिडिल ईस्ट के देश डर के साथ ईरान पर गुस्सा भी हो गए। वहीं इस मिसाइल हमले के बाद दुनिया के बड़े देशों ने ईरान की कड़ी आलोचना की। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, कुवैत और जॉर्डन जैसे देशों ने कहा कि ईरान का यह कदम बेहद गलत है और इससे मिडिल ईस्ट में शांति को खतरा है। इन देशों ने कतर के साथ अपनी एकजुटता दिखाई और सभी देशों ने कहा कि वे शांति बनाए रखें और बातचीत से मसला सुलझाएं। अच्छी बात यह रही कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया, जिससे कि कतर में कोई बड़ा नुकसान या जान माल की हानि नहीं हुई। कतर ने भी कहा कि मिसाइलें इंटरसेप्ट हो गई और सब सुरक्षित है। ईरान ने हमला करने से पहले कतर को इसकी जानकारी दे दी थी, जिससे कतर ने भी अपनी सुरक्षा बढ़ा ली थी। सीधी भाषा में कहें तो ईरान ने अमेरिका के खिलाफ गुस्से में कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी थी, लेकिन दुनिया के बड़े देशों ने इसे गलत बताया और सबको शांति बनाए रखने के लिए कहा था। किसी को बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माहौल अभी भी टेंशन वाला है। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि हाल ही में चीन की बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर ने हिस्सा लिया है। इस मीटिंग में अजीत डोभाल सर ने आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत ही सख्त और साफ संदेश दिया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई भी देश डबल स्टैंडर्ड ना अपनाए, खासकर जब पाकिस्तान और उसके समर्थकों की हो रही हो। एनएसए डोभाल ने साफ कहा कि आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, वो इंसानियत के खिलाफ अपराध है। उन्होंने खास तौर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का जिक्र किया है और कहा है कि इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनका इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ था, जो लंबे समय से भारत में आतंकवाद को सपोर्ट करता है। सबसे खास बात यह रही कि डोभाल ने चीन को भी सीधे तौर पर आगाह किया है कि वो पाकिस्तान के मामले में डबल स्टैंडर्ड न अपनाए। अक्सर देखा गया है कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई या संयुक्त राष्ट्र में किसी आतंकी को बैन करने की बात आती है तो चीन या तो चुप्पी साध लेता है या पाकिस्तान का साथ दे देता है। डोभाल ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी देशों को एकजुट होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के काम करना चाहिए। डोभाल ने एससीओ के सभी सदस्य देशों से अपील की है कि वो यूनाइटेड नेशन द्वारा बैन किए गए आतंकी संगठनों जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, अलकायदा, आईएसआईएस और इनके सपोर्टर्स के खिलाफ डिसिसिव एक्शन ले। उन्होंने कहा कि इन आतंकी संगठनों का नेटवर्क पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इन्हें पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। डोभाल ने अपने भाषण में हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें लश्कर के फ्रंट ग्रुप टीआरएफ ने 26 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी थी, तब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। डोभाल ने यह भी कहा कि भारत की यह कार्रवाई पूरी तरह नपी तुली और गैर उकसावे वाली थी, यानी कि भारत ने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। एनएसए डोभाल ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ग्राउंड लेवल पर एक्शन जरूरी है। उन्होंने कहा कि आतंकियों, उनके आयोजकों, फंड देने वालों और सपोर्ट करने वालों को जवाबदेह ठहराना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने एससीओ के सभी देशों से अपील की है कि वो मिलकर इन आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करें। अजीत डोभाल सर ने रेडिकलाइजेशन, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद सिर्फ बम या बंदूक से नहीं, बल्कि विचारधारा, आइडियोलॉजी से फैलता है। इसलिए सभी देशों को मिलकर ऐसे विचारों का मुकाबला करना चाहिए जो समाज में नफरत और हिंसा फैलाते हैं। उन्होंने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाने की सलाह दी ताकि गलत सूचनाओं और अफवाह पर लगाम लगाई जा सके। एससीओ मीटिंग के दौरान अजीत डोभाल सर ने चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग से भी मुलाकात की है। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच हालिया संबंधों, बॉर्डर इशूज और आगे के बायलैटरल कोऑपरेशन पर भी चर्चा हुई है। दोनों देशों ने माना है कि टेररिज्म के खिलाफ मिलकर काम करना जरूरी है ताकि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। डोभाल सर ने एससीओ मीटिंग के दौरान रूस के डिप्यूटी सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अलेक्जेंडर वेनेटिगो से भी मुलाकात की। दोनों देशों ने बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज पर बात की है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि एससीओ एक ऐसा रीजनल ग्रुप है जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कई देश शामिल हैं। भारत हमेशा से इस मंच पर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता रहा है। इस बार भी अजीत डोभाल सर ने भारत की उसी नीति को आगे
आगे बढ़ाया और साफ कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर कोई भी देश दोहरा रवैया ना अपनाए, चाहे वो पाकिस्तान हो या उसका कोई दोस्त। कुल मिलाकर NSA अजीत डोभाल का चीन में दिया गया बयान भारत की कड़ी और साफ फॉरेन पॉलिसी को दिखाता है। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन जैसे बड़े देशों को भी साफ संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता या डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। भारत की डिमांड है कि सभी देश मिलकर बिना किसी भेदभाव के आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करें और इस खतरे को जड़ से खत्म करें। SCO जैसे बड़ी मीटिंग में भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंची है और इससे भारत की ग्लोबल लीडरशिप और डिप्लोमेटिक ताकत और मजबूत हुई है। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सर 23 जून 2025 को ग्रीस के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले वे साइप्रस भी गए थे, जिससे तुर्की को पहले ही कूटनीतिक झटका लग चुका है, क्योंकि तुर्की और साइप्रस के बीच लंबे समय से विवाद है। और अब ग्रीस पहुंचकर उन्होंने तुर्की को एक और बड़ा झटका दिया है, क्योंकि ग्रीस तुर्की का सबसे पुराना और बड़ा दुश्मन माना जाता है। इस दौरे के दौरान एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सर का ग्रीस की वायुसेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डिमोस्थेनिस ग्रिगोरियादिस ने स्वागत किया। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, संयुक्त अभ्यास जैसे कि इनिकोस 23, इनिकोस 25, तारंग शक्ति 24 और ऑपरेशनल जानकारी साझा करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल सिंह ग्रीस की एयरफोर्स की अहम सैन्य इकाइयों और एयरफोर्स एकेडमी का भी दौरा कर रहे थे। इस यात्रा का रणनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि तुर्की और ग्रीस के बीच दशकों से तनाव रहा है और भारत अब ग्रीस के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ स्ट्रेटेजिक और सैन्य स्तर पर मजबूती दिखा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन और इस तरह के हाई प्रोफाइल दौरे तुर्की के लिए साफ संदेश हैं कि भारत अब उसके विरोधियों के साथ खुलकर खड़ा है। संक्षेप में बताऊं तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की यह यात्रा न सिर्फ भारत ग्रीस सैन्य संबंधों को मजबूत कर रही है, बल्कि तुर्की को दोहरा झटका दे रही है, पहले साइप्रस में और अब ग्रीस में, क्योंकि दोनों ही देश तुर्की के पुराने दुश्मन हैं और तुर्की हमारा दुश्मन है। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि 2025 में इंडिया ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है और अब उसे दुनिया का नया ग्लोबल टेक्सटाइल हब माना जा रहा है। इस साल भारत ने न सिर्फ अपनी ग्रोथ को बरकरार रखा, बल्कि चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पुराने दिग्गजों को भी कड़ी टक्कर देते हुए कई मायनों में पीछे छोड़ दिया है। भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट शेयर अब लगभग 4% तक पहुंच गया है और 2023-24 में इस सेक्टर ने 7% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है, जबकि दूसरी तरफ चीन की ग्रोथ स्लो हो गई है और बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि भारत ने खुद इनसे अपने आप को रिप्लेस कर दिया है। भारत की सफलता के पीछे कई वजहें हैं, जैसे यहाँ रॉ मटेरियल्स की भरपूर उपलब्धता, स्किल्ड लेबर, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट और सरकार की तरफ से मिल रही मजबूत पॉलिसी सपोर्ट इत्यादि। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए PM मित्र पार्क स्कीम, PLI स्कीम और समर्थ जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल टेक्सटाइल और स्किल डेवलपमेंट का फायदा मिला है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडिया की डिमांड बढ़ी है, खासकर अमेरिका, यूरोप और UK जैसे बड़े बाजारों में, जहां अब भारत का एक्सपोर्ट हिस्सा 53% तक पहुंच गया है। चीन में लेबर कॉस्ट बढ़ने और ट्रेड वॉर जैसी वजहों से वहां के ऑर्डर्स अब भारत की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और डिलीवरी टाइम में भारत से पिछड़ रहे हैं। कुल मिलाकर इंडिया ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि अब वह सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ग्लोबल हब की तरह उभर कर सामने आ रहा है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी की क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।